नमस्कार। आज कर रहे हैं अपन मानव नेत्र की संरचना। ठीक है, अपना पाठ चल रहा है 8वीं क्लास का प्रकाश, उसी का पार्ट है मानव नेत्र की संरचना। देखिए बोर्ड पे हमने जो डायग्राम बना रखा है वो मानव नेत्र की संरचना का बना रखा है। इसके बारे में देखिए, हमारा जो नेत्र है या मानव जो नेत्र है वो एक गड्ढे में स्थित होता है, और मानव नेत्र जिस गड्ढे में स्थित होता है उस गड्ढे को नेत्र कोटर कहते हैं। ठीक है, और उस कोटर के अंदर ये नेत्र स्थित होता है, और ये नेत्र कोटर जिसके अंदर स्थित होता है, आँख हमारा लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, यानी हमारी आँख लगभग कैसी है? गोलाकार। मूल रूप से हम बात करें कि आँख है वो 3 पटल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मूल रूप से आँख 3 पटल से मिलकर बनी होती है। आँख की सबसे बाहरी पटल जो श्वेत और कठोर होती है, आँख की सबसे बाहरी पटल जो श्वेत और कठोर होती है वो श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नाम से जानी जाती है, और ये आँख को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हमसे पूछ लिया जाए दुर्घटना से या घटना से या चोट से आँख की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पटल की है, तो श्वेत पटल या दृढ़ पटल की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सबसे बाहरी कठोर भाग है। दृष्टि पटल के ठीक नीचे का जो भाग है वो रक्त पटल कहलाता है, उसमें रक्त कणिकाओं का ये जाल फैला होता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये मध्य में होती है, दृष्टि पटल और श्वेत पटल के बीच में रक्त कणिकाओं का जाल इसमें होता है, और ये आँख को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो दूसरी रक्त पटल क्या काम करेगी? पोषण प्रदान करने का। और रक्त पटल के ठीक नीचे वाली जो तीसरी पटल है वो कहलाती है दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, दृष्टि पटल का ही नाम क्या है? रेटिना है। और इसका क्या काम है? इसका काम है प्रतिबिंब बनाने, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। तो ये आँख की 3 पटल है। आगे हम देखें, देखो आँख का सबसे उभरा हुआ आगे का पारदर्शी भाग। ठीक है, आँख का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, आगे का भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। आँख का उभरा हुआ आगे का पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। इसी कॉर्निया को स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या मंडल है? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो ये जब हम डोनेशन की बात करते हैं, आंख डोनेट करने की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए नेत्रदान या डोनेट के अंदर कॉर्निया भाग का ही दान किया जाता है। ठीक है, अब हम कॉर्निया के ठीक पीछे की बात करें। कॉर्निया जो आंख का उभरा हुआ पारदर्शी अग्रभाग है, उसके ठीक पीछे का जो भाग है वो एक पेशीय संरचना के रूप में होता है, और ये गहरी पेशीय संरचना हम देख रहे हैं, मैंने गहरी गहरी बनाई है। ये जो पेशीय संरचना है वो आइरिस कहलाती है, और इसी आइरिस को परितारिका के नाम से भी जाना जाता है। आइरिस या परितारिका। देखिए आइरिस या परितारिका जो गहरी पेशीय संरचना होती है वो आँख को रंग प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही साथ आँख के अंदर आने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित कौन करता है? आइरिस या परितारिका करती है। ठीक है, जब हम आँख के रंग की बात करते हैं तो दरअसल हम आइरिस के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि आँख नीले रंग की है, इसका मतलब आइरिस का रंग नीला है। हम बात करें आँख हरी है, इसका मतलब आइरिस का रंग हरा है, नीला है। आँख भूरे रंग की है, इसका मतलब आइरिस का रंग भूरा है। ठीक है, काले रंग की बात करें तो आइरिस का रंग काला। कुल मिला के बात यह है, आँख का जो हम रंग बता रहे होते हैं दरअसल वो हम आइरिस या परितारिका का रंग बता रहे होते हैं। नेत्र तारा या पुतली। देखिए आइरिस है, उसके बीचों बीच एक द्वार होता है। आइरिस या परितारिका के बीचों बीच एक द्वार होता है। इस द्वार को तारा या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली। अब देखिए नेत्र तारा या पुतली के पीछे, इसके पीछे एक लेंस होता है। ये जो लेंस है वो ऊपर से संकड़ा है, बीच में से चौड़ा है, अर्थात ये एक उत्तल लेंस है, और इसी में से प्रकाश आता है। तो नेत्र में आने वाला प्रकाश लेंस से
गुजरता है और वही प्रकाश रेटिना पर प्रतिबिंबित होता है या रेटिना पर केंद्रित होता है या रेटिना पर फोकसित होता है। ठीक है, ये जो नेत्र के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है वो द्रव्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है काचाभ द्रव्य। ठीक है, यहाँ देखिए जब लेंस से आने वाला प्रकाश है वो कहाँ केंद्रित या फोकसित होता है? रेटिना पर। ठीक है, ये जो रेटिना है इस रेटिना पर दृष्टि कोशिकाएं होती है या अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती है। रेटिना पर क्या होती है? अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती है। अब ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये संवेदनाओं को ग्रहण करती है और संवेदनाओं को ग्रहण करके ये दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। ठीक है, संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती है। देखिए यहाँ ये विशेष बात है कि रेटिना पर दो बिंदु होते हैं। एक होता है पीत बिंदु। ठीक है, क्या नाम है? पीत बिंदु। देखिए रेटिना पर पीत बिंदु वो जगह है जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और यहाँ ये देखिए मैंने लिखा है अंध बिंदु। जहाँ ये दृक् तंत्रिकाएं हैं और जहाँ रेटिना है इनका जो संधि स्थल है या मिलान स्थल है वहाँ पर जो बिंदु है वहाँ तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। क्या नहीं होती? तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। इसलिए इस बिंदु को जो संधि स्थल है दोनों का वो अंध बिंदु कहलाता है और अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यहाँ एक खास बात यह है कि आंख के सामने जो वस्तु है वो जब हटती है तो उसका प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। ठीक है, आंख के सामने से वस्तु हट जाती है तो उसका प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। वो प्रभाव 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु है वो हमारी आंख के सामने से, ठीक है, 16 से अधिक बार गुजर जाती है प्रति सेकंड। यानी कोई वस्तु हमारी आंख के सामने से प्रति सेकंड 16 से अधिक बार गुजरती है तो वो हमें चलचित्र की भांति दिखाई देती है। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, उस गतिशील वस्तु पर चित्र क्या है? स्थिर है, लेकिन वो प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर से आंखों के सामने से जा रहे हैं तो वो चलचित्र है। और यही हम चलचित्र में देखते हैं, क्योंकि चलचित्र के अंदर क्या होता है कि ये जो गति होती है वो गति है चॉइस की। यानी हमारी आंखों के सामने से वो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 24 बार गुजारा जाता है, अर्थात वो 16 प्रति सेकंड 16 की दर से अधिक हो गया, यानी प्रति सेकंड 24 प्रतिबिंब गुजरते हैं, इसलिए हमें वो चलचित्र दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आंख है उसके द्वारा देखने की क्रियाविधि होती है और आंख है वो अपने आप को इसके लिए सेट कर लेती है। अब हम पढ़ते हैं नेत्र की संरचना के बाद हम पढ़ते हैं नेत्र परास या दृष्टि परास। देखिए एक स्वस्थ आंख है, उस आंख के देखने की जो सीमा है वो दृष्टिप्रास कहलाती है। दृष्टिप्रास यानी वो न्यूनतम दूरी और वो अधिकतम दूरी जहां तक हमारी आंख साफ देख सकती है वो दृष्टिप्रास कहलाती है। यानी हमें दो बातों को याद लेना है। किस किस बातों को? न्यूनतम दूरी और वो अधिकतम दूरी। ठीक है, जहां पर स्थित वस्तु आंख के द्वारा साफ दिखाई दे आंख का दृष्टिप्रास कहलाती है। देखिए न्यूनतम दूरी है वो आंख के लिए 25 सेंटीमीटर है। हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आंख से उसे 25 सेंटीमीटर रखना होगा, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। जबकि अधिकतम दूरी है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, या आप कहें वो अनंत होती है, किसी की अधिक है किसी की कम है। इस दृष्टिप्रास में जब गड़बड़ होती है तो हम दोष के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नेत्र दोष की बात करेंगे। देखिए जब किसी व्यक्ति की स्वस्थ दृष्टि की यानी 25 सेंटीमीटर सीमा या अनंत दूरी तक की सीमा में गड़बड़ होता है या वो सही नहीं होती तो आँख क्या होती है? दृष्टिप्रास में कमजोरी हो जाती है। कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा तो निकट की साफ नहीं देख पा रहा है।
इस आधार पर नेत्र जब दृष्टि परास है वो गड़बड़ हो जाती है तो वो नेत्र दोष के रूप में जानी जाती है। यानी किसी व्यक्ति की दृष्टि या स्वस्थ दृष्टि जो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक न हो उस नेत्र को दोषयुक्त नेत्र कहते हैं। मूल रूप से ये जो दोष है वो दो प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, देखिए नाम से लग रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन नाम से गलत है ये। इसका ये मत लगाना कि निकट की दिखाई नहीं देती, बल्कि इसमें यह है निकट की ही दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष अर्थात व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट की वस्तु दिखती है फिर भी इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि। क्यों? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट जाके बन जाता लेकिन रेटिना पर नहीं बनता, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नाम से बिल्कुल उल्टा है। तो इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का। दूसरा जो मूल रोग है वो है दूर दृष्टि दोष। तो इसमें नाम के विपरीत व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन उसे निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति उत्तल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आंख के अन्य रोग के बारे में अपन देखें तो अपनी पुस्तक के अंदर एक नाम दे रखा है मोतियाबिंद। देखिए जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे आंख की लचकता में भी थोड़ा परिवर्तन आता है और जो उसका लेंस है उस लेंस पर एक धुंधलापन सा नजर आने लग जाता है। वो लेंस धुंधला हो जाता है और उस पर थोड़ा धब्बा सा आ जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और ये मोतियाबिंद है वो एक बड़ा ही खराब रोग हो जाता है, व्यक्ति की आंखों में बड़ी मुश्किल आ जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, आंख को जाने से बचाया जा सकता है। मोतियाबिंद का उपचार है वो कृत्रिम लेंस लगाकर किया जाता है। साथ ही साथ ये लेंस के आगे आए हुए जाले को हटाकर भी इसका इलाज किया जाता है। तो कृत्रिम लेंस के द्वारा भी इसका इलाज है और लेंस के आगे आए हुए जाले या धब्बे को हटाकर भी इसका उपचार किया जाता है। इस प्रकार आंख है और उसके दोष है उनको दूर किया जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी आंख की देखभाल कैसे करें? ठीक है, यानी अब बात करें आंख की देखभाल। देखिए आंख की देखभाल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि यदि डॉक्टर हमें हमारी आंख के बारे में परामर्श देता है कि आपको ऐसा करना है तो हमें डॉक्टर के परामर्श का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके द्वारा बताए गए चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसको बार बार रगड़ना नहीं चाहिए बल्कि आंखों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब हमारी आंख है वो बहुत कम प्रकाश में देखती है तो उसको बड़ा जोर आता है, दिक्कत होती है। तो हमें कम प्रकाश के अंदर पढ़ने जैसे संबंधित काम, मोबाइल देखने संबंधित काम नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार अधिक प्रकाश भी है वो हमारी आंखों पर जोर डालता है, ऐसी स्थिति में भी हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरा हम ये देखें कि प्रकाश मान लीजिए किसी दूर स्रोत से आ रहा है और दूर स्रोत से आने वाला ये जो प्रकाश है वो प्रकाश मान लो बहुत तेज आ रहा है, तो उस तेज प्रकाश जैसे सूर्य की रोशनी है उस प्रकाश की तरफ हमें एकदम सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें हैं वो बड़ी मुश्किल में आ जाती हैं। वो स्रोत इतना सूर्य का प्रकाश या प्रकाश का तेज स्रोत है वो हमारी आंखों को प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी वस्तु या हमारी पठन सामग्री है वो हमारी आंख से लगभग कितनी दूरी पर हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें। समय समय पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। आंखों के लिए देखिए संतुलित आहार भी जरूरी है। संतुलित आहार यानी वो आहार जो हमारे शरीर को पूर्ण पोषण प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार। देखिए हमने ये जाना है कि ये भोजन होते हैं उसमें विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए है वो यदि हमारे भोजन में कम है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है,
तो इस रतौंधी रोग से बचने के लिए हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होना चाहिए। और ये विटामिन ए हमें मिलेगा कहाँ से? ये हमें गाजर से मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमें फूल गोभी, पत्ता गोभी है, हरी सब्जियां हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता रहता है। दूध है वो एक अच्छा स्रोत है, दही है, पनीर है, अंडे हैं, ये भी संतुलित भोजन के रूप में स्रोत है और हमें इन्हें विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है, तो हमें इनको पर्याप्त भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति, देखिए चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों से मतलब है यानी वे लोग जिनको दृष्टि संबंधी दोष है वो। अब ये दृष्टि संबंधी दोष क्या है? यानी उनकी दृष्टि नहीं काम कर रही है। ये देखिए कई लोग हैं वो बचपन से ही आंखें खो देते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या बीमारी से आंख खो देते हैं, ठीक है। यानी किसी की बीमारी से आंख चली जाती है, किसी की दुर्घटना में, और किसी की बचपन से आंख चली जाती है। तो इस प्रकार ये लोग हैं वो दृष्टि संबंधी या चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों में दृष्टि संबंधी समस्या आ जाती है तो इनकी जो क्रिया विधि है वो स्पर्श द्वारा या श्रवण द्वारा चलती है, सुनने की क्रिया द्वारा चलती है। कहने का मतलब है इनको अतिरिक्त साधन यदि मिल जाएं तो इनकी स्पर्श और श्रवण की क्षमता बढ़ जाती है और ये अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए क्या है, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए साधन, ठीक है, ताकि वो अपनी कमजोरी को दूर कर सकें। तो उन लोगों के लिए दो साधन माने गए, ठीक है। एक तो साधन है अप्रकाशिक साधन। कौन साधन है? अप्रकाशिक साधन। और दूसरा है प्रकाशिक साधन। ये जो साधन होते हैं वो किसी साधन या किसी तरीके का आवर्धन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जो अप्रकाशिक साधन है उन साधनों में तीन प्रकार के साधन हैं। एक तो है अप्रकाशिक साधन में स्पर्श साधन, यानी वे साधन जिनके द्वारा स्पर्श करके पता लगाया जा सके वो स्पर्श साधन कहलाते हैं। अब स्पर्श साधनों के अंदर क्या है? सबसे बढ़िया है ब्रेल लिपि, पाटी, सलाका। ये क्या है? ये वे तरीके हैं जो स्पर्श के द्वारा व्यक्ति जो चाक्षुष विकृत है उनके दोष को कुछ हद तक दूर करने में कामयाब होते हैं और व्यक्ति स्पर्श के द्वारा उस कमी को पूरा कर लेता है। दूसरा है श्रवण साधन, यानी वो साधन जो व्यक्ति सुनकर श्रवण संबंधी स्थिति बढ़ा लेता है और चाक्षुष विकृति को, कमजोरी को दूर कर पाता है, ठीक है। इसमें अपन देखें तो कैसेट है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर है, इसके अलावा कंप्यूटर है, बोलने वाले कैलकुलेटर है, ठीक है। इसी प्रकार बोलने वाली किताबें हैं। ये सब ऐसे साधन हैं जो बोलकर स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं, तो उसकी जो चाक्षुष विकृति स्थिति है वो कुछ हद तक दूर हो जाती है। दूर कैसे होती है कि वो व्यक्ति सुनकर उसका पता लगा लेता है। और तीसरा जो साधन है वो है इलेक्ट्रॉनिक साधन, ठीक है। ये अप्रकाशिक साधनों के अंदर गिने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के रूप में हम देखते हैं बंद परिपथ टेलीविजन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के रूप में बंद परिपथ टेलीविजन है। ये आवर्धन को बढ़ा देते हैं, जिसे चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति है वो इनको स्पर्श करके, सुन करके, ठीक है, अपने चीज को आभास में ला सकता है या उसका नॉलेज उसे हो सकता है, वो जान सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अन्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाती है और इसी के द्वारा उसका काम चलता है। नेक्स्ट हम देखें प्रकाशिक साधन। यदि प्रकाशिक साधनों की बात करें तो वो प्रकाशिक आवर्धन को बढ़ा देते हैं और जब उनके प्रकाशिक आवर्धन को बढ़ा दिया जाता है तब क्या होता है कि जैसे वो लोग इस रूप में द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? द्विफोक्सी लेंस और
रंजित लेंस, दूरबीन, इन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं तो प्रकाशिक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनसे आवर्धन बढ़ जाता है और जो चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति है इनके द्वारा अपना काम निकाल लेता है। इस प्रकार चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति के लिए कितने साधन हुए? 2 साधन हुए। कौन कौन से? प्रकाशिक साधन और अप्रकाशिक साधन। अब जो चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे बढ़िया साधन जो माना गया है वो है ब्रेल पद्धति। ठीक है, यानी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति देखिए, ये घटना 1821 की है। 1821 के अंदर लुई ब्रेल नामक व्यक्ति थे। क्या नाम था? लुई ब्रेल। इन्होंने एक लिपि विकसित की या एक नया पैटर्न विकसित किया जिसे ब्रेल लिपि कहा गया। और ये किसके लिए था? चाक्षुष विकृत व्यक्तियों के लिए था जो समझ सकें, ठीक है, स्पर्श के द्वारा उसका पता लगा सकें। वो ध्यान रखें, लुई ब्रेल स्वयं भी चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। और आज जो आधुनिक रूप ब्रेल का चल रहा है वो 1932 में अपनाया गया चल रहा है। कब अपनाया चल रहा है? 1932। इसमें है क्या? इसमें जो सामान्य भाषा, गणित, वैज्ञानिक विचार है। क्या है? सामान्य भाषा, गणित, विचार, ठीक है, किसे विचार? वैज्ञानिक विचार। ये क्या है? बिंदुकित पैटर्न के अंदर दर्शाए गए। बिंदुकित पैटर्न में दर्शाए गए क्या? सामान्य भाषा, गणित और वैज्ञानिक विचार। तो लुई ब्रेल का ये आविष्कार है। इसमें है क्या? देखिए, जो ब्रेल लिपि है उसमें 63 कितने बिंदु अंकित, ठीक है, बिंदु अंकित पैटर्न है। कितने? 63। और ये जो बिंदु अंकित 63 पैटर्न है उनको 2 ऊर्ध्वाधर लाइनों की कक्षों में, ठीक है, बनाया जाता है। और प्रत्येक लाइन में 3-3 चिन्ह बने होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो पैटर्न है वो प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर को या अक्षरों के समुच्चय को, ठीक है, यानी प्रत्येक जो पैटर्न है वो अक्षर के समुच्चय को या एक शब्द को या व्याकरण के किसी चिन्ह को दर्शाने वाला होता है। और इसके बारे में आसानी से पता लग जाए, इसको समझ सकें, इसके लिए क्या होता है कि ब्रेल के बिंदु हैं वो उभरे हुए होते हैं ताकि चाक्षुष विकृति वाला व्यक्ति हाथ फेर के स्पर्श के द्वारा उसका पता लगा सके। तो ये चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया और प्रचलित एक पद्धति है जिसके द्वारा उनके दोषों में बहुत ज़्यादा कमी लाई गई है। यानी जो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति की जो कमी है आँख की, उस कमी को दूर करने में, ठीक है, क्यों कि उनमें पढ़ने लिखने की क्षमता इसके द्वारा पैदा की जा सकती है, तो वो कमी कुछ हद तक दूर हो जाती है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने चाक्षुष विकृत होते हुए अलग अलग दिशा के अंदर अलग अलग अपना लोहा मनवाया। जैसे अपने भारत की बात करें, ठीक है, तो दिवाकर नामक एक कलाकार हैं, वो अपने यहाँ गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार रविंद्र जैन है, ठीक है, रविंद्र जैन भी है, ये संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, ठीक है, या इन्होंने संगीत में अपना लोहा मनवाया है। इसी प्रकार श्री लाल आडवाणी है, इन्होंने क्या हुआ कि जो किसी शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति हैं, ठीक है, इस शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामाजिक पुनर्वास का कार्य किया। किसका कार्य किया? सामाजिक पुनर्वास, यानी समाज में उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कार्य किया। इसमें दिशा में अपने आप को उन्होंने साबित किया। और अंत में हम देखें हेलन ए केलर। देखिए, ये हेलन ए केलर एक अमेरिकी महिला हुई है और ये चाक्षुष विकृत थी। जब ये 18 महीने की थी तब ही इनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने स्पर्श के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को मजबूत किया और इन्होंने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ रचना लिखी थी, ठीक है, और अपने आप को बहुत ही एक अच्छी लेखिका के रूप में स्थापित करने में कामयाबी पाई थी। इस प्रकार चाक्षुष विकृत वाले व्यक्ति हैं, उनको भी समझने में या उनको पढ़ाने में लिपि
बहुत ही ज़्यादा कामयाब साबित हुई है। तो ये था अपना लेसन प्रकाश।